गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रमेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं तुम सबका अपने इस YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में। जैसा कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का डिस्कशन चल रहा है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम हैलाइड्स खत्म कर चुके हैं और हैलाइड्स के बाद अल्कोहल्स चल रहा है। अल्कोहल्स के सामान्य बातें और सामान्य बातों के संबंध में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, दूसरा के प्रिपरेशंस के बारे में बना चुका हूं। आज ये वीडियो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में कि प्रॉपर्टीज के बारे में कि अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज से कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स को करते हैं। इनको कुछ एक पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा एक एक करके। जैसे नंबर 1 तो इसका एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, इस बारे में डिस्कशन होगा। फिर इसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम इसके बाद सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी को लेकर डिस्कस करेंगे। इस तरह से तमाम सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें जिनको लेकर क्वेश्चंस बनते हैं और बताते चलेंगे कि कहां कहां क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा जानते हो अल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH है। इस ROH में दो बातें हैं, एक तो R और O के बीच का बॉन्ड है और दूसरा अगर हम इस तरह से कहें कि O और H के बीच का बॉन्ड है। तो जानते हो तुम लोग कि O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ऐसे में इसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर आता है हाइड्रोजन के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन टूट कर अलग हो जाता है, ये आयनाइज नहीं होता, लेकिन इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव करेक्टर के कारण बहुत हल्का अम्लीय व्यवहार अल्कोहल का होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये मत कभी सोचना कि अल्कोहल RO- और H+ के रूप में टूटता है, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन एक पॉजिटिव करेक्टर हाइड्रोजन के ऊपर रहता है। दूसरी बात हम ये कहें कि अल्कोहल्स में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऑक्सीजन के अंदर एक लुईस बेस का कॉन्सेप्ट आता है। ROH में ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह व्यवहार करता है और इसलिए बेसिकली अल्कोहल्स को लुईस बेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी अम्लीय माध्यम में, जब अगर माध्यम अम्लीय है, किसी भी माध्यम में डालते हैं तो वहां पर इस अम्लीय माध्यम में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H के साथ एक बॉन्डिंग करता है ROH और ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का, जिस पर ये H+ ऐसे बनाता है। ठीक है ना? तो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में अल्कोहल काम करता है, इसलिए अल्कोहल को लुईस बेस माना जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल उदासीन है, लेकिन लुईस के आधार पर अगर हम डिस्कस करें तो लुईस कॉन्सेप्ट के आधार पर अल्कोहल का नेचर बेसिक है। क्लियर? और इसका बेसिक नेचर इसके ऑक्सीजन के पास मौजूद दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के कारण होता। एक बात तो ये होगी। अब आइए हम जरा डिस्कस करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, पहले इसको जरा सा ध्यान से सोचो, जरा समझो इस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे के तमाम यौगिकों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेटा दरअसल क्या है कि ये तो जानते हो कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अल्कोहल्स बेसिकली 3 अल्कोहल तक, 1 से लेकर 3 कार्बन तक प्योर लिक्विड है, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब प्योर लिक्विड है। उसके बाद 3 से लेकर 11 कार्बन तक यानी C4 से लेकर C11 तक के जो अल्कोहल्स हैं उनकी डेंसिटी है तो लिक्विड, लेकिन डेंस लिक्विड है, यानी गाढ़े हैं थोड़े से, जस्ट लाइक ग्लिसरीन देखा होगा तुमने, ग्लिसरीन थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, उस तरह के C4 से लेके C11 तक के लिक्विड्स हैं। और C11 के बाद के जो अल्कोहल्स हैं वो ठोस अवस्था में है, इसीलिए पैराफिन ठोस क्या, वो पैराफिन मोम टाइप की संरचना में है, और C18 से ऊपर जाए तो वो ठोस है।
तो अल्कोहल्स की जो भौतिक अवस्था है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ती है, इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व बढ़ता जाता है और बाद में जाकर ये जब ज्यादा कार्बन के अल्कोहल होते हैं वो बाद में जाके ठोस हो जाते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर ये लिक्विड है। एक दूसरी बात ये कि अल्कोहल्स जो होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन बनता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी बनता है कि अल्कोहल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। मींस कि जितना इनका होना चाहिए था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उससे इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कई गुना ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, तो आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना इस बात को। पहले हम ये समझ लें कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो जरा देखना, दरअसल द्रव अवस्था और गैस अवस्था, जब कोई द्रव टेम्परेचर देने पर, गर्म करने पर गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो जितने टेम्परेचर पर वो गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर कहलाता है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी है, पानी है, द्रव है, लेकिन पानी को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करते 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 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ नहीं होता, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ नहीं होता, 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ नहीं होता, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी पहुंचता है तो वो द्रव अवस्था से उड़कर गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, यानी द्रव से भाप बन जाती है। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ये अपनी भौतिक अवस्था का परिवर्तन कर रहा है साधारण ताप पर, तो ऐसी कंडीशन में ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये इसका क्वथनांक कहलाएगा। क्लियर? अब सवाल उठता है कि ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जा क्यों रहा है, गर्म करने से क्यों जा रहा है। तो बेटा एक बात जान लो कि इतना तो तुम्हें पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में एक बल लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स है, जब कोई मॉलिक्यूल द्रव अवस्था में होता है तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जरा समझना बात को, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर आकर्षण बल लग रहा है, और इस आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हल्के हल्के बंधे, और बंधे होने की वजह से ये द्रव अवस्था में है। लेकिन जब हम इनको हीट करेंगे, मान लिया हमने इसको हीट करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, तो ये गर्म करने पर ये जो आकर्षण बल है इसके विरुद्ध ये एक दूसरे से दूर हटना कोशिश करते हैं, और वो बल इनको, इस बल को तोड़ने के लिए, जो आकर्षण बल है ना, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से मिल रही, वो एनर्जी हमको नीचे से मिल रही, और जैसे जैसे इनको एनर्जी हम देते जाएंगे इनके बीच में ये जो बल है ये टूटता जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो कुछ देर बाद ये इतनी दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दूर दूर हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि ये अवस्था कौन सी हो गई, गैस अवस्था। ये कौन अवस्था में थे, लिक्विड अवस्था में। तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए इनके बीच में ये जो लगने वाला बल है, इस बल को तोड़ना पड़ता है। इसी को हम तोड़ने के लिए हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, और ये ऊर्जा इसका टेम्परेचर बढ़ाती है, और इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे इनकी क्या होता है, इनके बीच का गैप बढ़ने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये गैप अनंत हो जाता है, यानी कि ये बल बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब दूर हो जाएंगे तो बल खत्म हो जाएगा, तो ये जब बल खत्म हो जाएगा तो ये गैस की अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि सारा का सारा खेल इसके इस आकर्षण बल पर है, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करता है। ये जितना ज्यादा बल होगा उतना ज्यादा हमको गर्म करना पड़ेगा इनको गैस अवस्था में लाने के लिए। तो इस आकर्षण बल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना टेम्परेचर दें कि ये अलग अलग होकर गैस अवस्था में आ जाए, यानी इनका क्वथनांक। कहने का मतलब कि क्वथनांक ज्यादा होने का मतलब यह है कि इनको द्रव अवस्था में जो इनके अणु हैं, अणुओं के बीच में जो बल है, उस बल को तोड़ने में हमको ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ रही है, यानी कि इनके बीच का जो बल है वो बहुत ज्यादा है। तो कुछ तो बात ऐसी है कि अल्कोहल्स के अणुओं के बीच में बल ज्यादा है, जिसकी वजह से इनको इनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा है। तो वो बल कैसे ज्यादा है, जरा इसको देखें। दरअसल अल्कोहल्स में समझना बात को, यहां पर अल्कोहल्स की जो संरचना है वो है, मान लिया हम एथिल को लेते हैं C2H5OH, तो ये रहा C2H5, ये रहा O, ये रहा H। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसका ये क्रियात्मक समूह और दूसरा इसका ये एल्किल समूह, ठीक। अब एक और हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं C2H5OH का ही, ये C2H5OH का मॉलिक्यूल है।
यहां पर हमने तुमसे अभी पहले शुरुआत में कहा कि इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो वही हाल यहां पर है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे यहां पर भी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे C2H5OH, ठीक है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। अब होता क्या है कि इसका ये जो एक मॉलिक्यूल देख रहे हो और इसका ये जो दूसरा अणु देख रहे हो, एथिल अल्कोहल का एक अणु, एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु, इनमें एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव आपस को एक दूसरे को खींचते हैं। यहां भी वही हाल होगा, इसका एक पॉजिटिव और इसके नेगेटिव को खींचेंगे। कहने का मतलब ये कि इसका एक अणु इसके दूसरे अणु के साथ एक ये जो देख रहे हैं ना, ये जो, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने का मतलब कि अल्कोहल के एक अणु अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ जाता है तो इनके बीच में लगने वाला, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। और भाई बॉन्डिंग हो गई इसमें, अब जब यहां बॉन्डिंग हो गई तो इनके बीच में लगने वाला बल भी ज्यादा हो गया। अब जब ये बल ज्यादा हो गया तो इनको दूर करने में हमको ऊर्जा भी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए अल्कोहल के अणुओं को, यानी अल्कोहल को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में ले जाने के लिए, या यूं कहें कि इनका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में लगने वाला बल बढ़ गया है। अच्छा, इसी जगह पर अल्कोहल के बजाय अगर हम ईथर लेते हैं, जरा समझना, मान लिया ये CH3O CH3 CH3O CH3 CH3O CH3, ऐसा एक ईथर का मॉलिक्यूल है, डाइमेथिल ईथर, ये भी डाइमेथिल ईथर, ये भी डाइमेथिल ईथर। तो प्रश्न उठता है, क्या डाइमेथिल ईथर के बीच में भी कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा, यहां पे कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव करेक्टर तो हाइड्रोजन होता तो आता, यहां तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 है, इसमें ना तो किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच में कोई बल नहीं है। तो ऐसे भी ये तीनों अलग अलग हैं, और जब ये तीनों अलग अलग है तो इनके बीच में जब बल नहीं है, और हमको ये तो केवल इनके बीच में वही वाला बल लग रहा है कि दो उदासीन कणों के बीच में लगने वाला बल है, जिसके कारण ये अपना इस अवस्था में है, इसीलिए ये गैस है। इसीलिए डाइमेथिल ईथर जो है वो गैस अवस्था में होता है। इसके तो सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, और जब सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे तो इसको हम कहेंगे कि इसकी भौतिक अवस्था गैस। अब देखना जरा सा एक दूसरी बात, कि अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले, अणुभार निकाले, तो जरा देखना C2H5OH का अणुभार कितना होगा? 12 दूनी 24, H6 और O 16, कितना हो गया? 24 और 16 40 और 6 46। 46 अणुभार इसका भी है और 46 ही अणुभार इसका भी है। दोनों का अणुभार 46 है, लेकिन दोनों के क्वथनांकों में बहुत अंतर है। इसका क्वथनांक 78 के करीब जाता है और इसका क्वथनांक -24 के करीब जाता है, यानी दोनों में लगभग 100 डिग्री के सेंटीग्रेड का क्वथनांक का अंतर है। ऐसा समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। मेरी बात क्लियर हो गई? देखें कि जो है अल्कोहल्स में अगर मान लिया CH3OH है और C2H5OH है, तो इन दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो बेटा ये मॉलिक्यूलर वेट पर निर्भर करेगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में होनी है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, बशर्ते वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। एक का मॉलिक्यूलर वेट दूसरे के मॉलिक्यूलर वेट से अगर ज्यादा है तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे यहां मेथिल अल्कोहल की बात करें, मेथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 65 के करीब है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78। एथिल अल्कोहल का ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। ठीक, क्लियर? ये तो सिंपल सी बात हो गई कि मॉलिक्यूलर, ये तो सबके ऊपर लागू होता है। दो सेम कंपाउंड्स, अगर सेम क्रियात्मक समूह के कंपाउंड्स हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन किया जाए, तो निश्चित तौर पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। एक बात। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अल्कोहल्स की जल में विलेयता, वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है।
मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूंकि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए ज्यादातर कार्बनिक यौगिकों के बारे में कहा जाता है कि जल में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन अल्कोहल्स की जल में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। उसका कारण उसमें भी वही बात है जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बात थी, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड का बनाना। जैसे अल्कोहल्स जो होते हैं बेटा, वो ये जैसे एक अल्कोहल है और ये पानी है, ठीक, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, देखा ना, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है। दरअसल होता क्या है कि अल्कोहल का एक अणु पानी के एक अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि पानी में भी OH होता है और अल्कोहल में भी OH होता है, और वही हाइड्रोजन बॉन्ड जो वहां पे हमने बताया था आपने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के समय, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी होती है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल पानी में मिक्स हो जाते हैं। जबकि यही बात अगर ईथर के लिए कहा जाए, सेम ग्रुप है उनका भी, ये ईथर की बात करें तो बेटा ईथर जो होते हैं वाटर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, और इसलिए अल्कोहल्स की जल में विलेयता बहुत अधिक है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। फिर दूसरी बात ये भी आती है कि कौन से अल्कोहल, ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है इस बात को कह देना, अल्कोहल्स के भी नेचर अलग अलग है। वही वाली बात कि जो छोटा अल्कोहल होगा या बड़ा अल्कोहल होगा उसके साथ क्या कहेंगे आप, तो या जो कार्बन की श्रृंखला है उस पर क्या कहेंगे। तो एक बात क्लियर कर दे कि जो कार्बन है कुछ इस प्रकार से, जैसे हम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल की बात करें तो ये एक तो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल कहा जाएगा इसको, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक। और एक है ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये है। तो नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले एक है और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी एक होगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम पानी की विलेयता की बात करें तो इसकी विलेयता ज्यादा है और इसकी विलेयता कम है। यानी ओपन चेन कंपाउंड्स, यानी कि सीधी श्रृंखला का अगर यौगिक होगा तो उसकी जल में विलेयता जो है अपेक्षाकृत कम होगी, जबकि टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल की जल में विलेयता अपेक्षाकृत अधिक होगी। आई बात समझ में?